गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कहा कानूनी तौर पर उठाएंगे मामला। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वह पीएम मोदी ही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। मीडिया तो मजबूरी में दिखाता है, पर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। जिन चैनलों ने पीएम का रोड शो लाइव दिखाया वो अपने विज्ञापन दर के हिसाब से बीजेपी को बिल भेजें। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि यह चुनाव खर्चे में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता। खेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता क्योंकि वो डरा हुआ है। हम इसे जल्द ही कानूनी तौर पर उठाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सत्येंद्र जैन के जेल वीडियो पर भारी पड़े कूड़े के पहाड़, एमसीडी में आपकी झाड़ू। जी हां दोस्तों, क्या दिल्ली का अगला मेयर आम आदमी पार्टी से होगा? एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे तो कम से कम यही बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने के आसार हैं। अगर यह एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो 8 साल पुरानी पार्टी पहली बार अपना मेयर बनाने में कामयाब रहेगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एमसीडी के 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी को 149 से 171 में जीत मिलने के अनुमान है। वहीं बीजेपी को 69 से 91 वार्डों में जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 वार्ड ही आने की संभावना नजर आ रही है। अन्य को 5 से 9 वार्ड पर जीत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है पुलिस, मुस्लिम वोटर्स की आईडी देखी जा रही। सपा ने चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर, खातौली और मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। सपा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ से बाहर निकाला जा रहा है और मतदान प्रतिशत कम करने के लिए मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। इसी के साथ कई इलाकों में ईवीएम खराब हो रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि करहल के बलपुरा गांव के एक मतदान केंद्र में बीजेपी एजेंट मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोक रहे हैं। अभी मतदान चल रहा है। और समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में खतौली उपचुनाव के लिए मतदान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कुप्रबंधन और पक्षपात का आरोप लगाया। सपा ने अधिकारी राकेश कुमार सिंह को बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने और मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए निलंबित करने की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले, भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। जी हां दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने दिया। उन्हें ट्रेंड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में 2022 के लिए पद्म भूषण दिया गया है। सम्मानित होने पर पिचाई ने कहा कि भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में परिवार के करीबी सदस्यों की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त उन्होंने किया। पिचाई ने अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह सिद्धू से पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात इलेक्शन 2022, सीएम ममता बनर्जी का निशाना। वोटिंग के दिन रोड शो की अनुमति नहीं, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी यह करती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को G20 बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवानगी ले ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं G20 में हिस्सा लेने जा रही हूं। इसके बाद मैं अजमेर शरीफ और पुष्कर जाऊंगी। इसके बाद मैं सांसदों के साथ बैठक करूंगी, फिर कोलकाता लौटूंगी। दिल्ली में पीएम के साथ कोई भी 1-to-1 बैठक नहीं होगी। यह एक G20 मीट है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने गुजरात में चल रहे दूसरी फेज की वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है, वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद शहर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र तक पैदल गए थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉडी दिखी तो लड़कियों को उठा लेती थी मोरेलिटी पुलिस, हिजाब सही से नहीं पहना तो मार डाला, विरोध के बाद ईरान ने खत्म किया। जी हां दोस्तों, 13 सितंबर 2022 का दिन था। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 22 साल की महसा अमीनी एक लंबा ओवरकोट पहनकर अपने परिवार के साथ तेहरान में घूम रही थी। परिवार जैसे ही शायद हैगानी एक्सप्रेसवे पर पहुंचता है, मोरेलिटी पुलिस आती है। मोरेलिटी पुलिस अमीनी के ड्रेस को अभद्र करार देते हुए उन्हें हिरासत में ले लेती है। दावा करती है कि अमीनी ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। इसके बाद अमीनी को वैन से डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मोरेलिटी पुलिस अमीन के कपड़े फाड़ देती है और उन्हें मारती भी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी अमीनी के साथ मारपीट की जाती है। उससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। कुछ देर में ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। 2 घंटे तक होश नहीं आने पर पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। 2 दिन बाद अमीनी कोमा में रहती है। 16 सितंबर 2022 को ईरान की मोरेलिटी पुलिस की बर्बरता सामने आती है। शाम को ही अमीनी की मौत हो जाती है। अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक में मोरेलिटी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जो कि पूरे ईरान में फैल जाते हैं, जो कि पिछले 2 महीने से लगातार चल रहे थे। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान जनता के सामने झुक गई है और उसने मोरेलिटी पुलिस को भंग करने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूमि माफियाओं के रडार पर आए सिंगर लकी अली, घर बचाने कर्नाटक के डीजीपी से लगाई मदद की गुहार। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर लकी अली जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सिंगर ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि कर्नाटक में भूमाफिया ने उनकी संपत्ति और फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया है। सिंगर ने भूमाफिया समेत एक लेडी AIAS अफसर पर भी गंभीर आरोप लगाए। सिंगर ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर लिखा है, जिसमें वह कर्नाटक में भूमाफिया पर उनकी जमीनी कब्जाने के आरोप लगा रहे हैं। सिंगर का कहना है कि बेंगलुरु के केंचनाहल्ली हेलका में उनके फार्म हाउस पर लैंड माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसमें IAS अफसर रोहिणी सिंदूरी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले भगवान राम से सीखें बीजेपी RSS के लोग, उन्हें जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में पहला दिन है। मॉर्निंग ब्रेक के बाद राहुल गांधी की यात्रा का सेकंड फेज चल रहा था। इससे पहले सुबह के समय वे काली तलाई से बाली बोडरा तक करीब 14 किलोमीटर चले। दोस्तों दूसरे फेज में यात्रा शाम झालाराय पाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंची। यहां नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मुश्किल नहीं है। 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे मजदूर किसान चलते हैं। वे ज्यादा मुश्किल काम करते हैं, अपना खून पसीना देश को देते हैं। सच्चे तपस्वी मजदूर और किसान है। केंद्र सरकार देश के तपस्वियों के हितों के खिलाफ काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि RSS बीजेपी के लोग जय श्री राम बोलते हैं। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी RSS ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? RSS के लोगों को जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। उन्हें जय श्री राम कहने से क्या दिक्कत है? इन लोगों को भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सफल। 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद होश आया, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। जी हां दोस्तों, सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों ICU में है। लालू यादव का हाथ हिलाकर अभिवादन करते वीडियो उनकी बेटी मीसा भारती ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला क्षण था जब पापा से ICU में थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत मिली। पापा ने हाथ हिलाकर आप सभी की शुभकामनाओं को वीडियो के माध्यम से स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव और परिवार के खिलाफ बंद नहीं होगा आय से अधिक संपत्ति का केस, सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। इस मामले में प्रमुख न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि माना मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं रहे, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी मामला कायम है। इस मामले की सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के बाद करेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान लालू परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 62,834 पर बंद हुआ। रिलायंस और टाटा मोटर्स टॉप लूजर रहे।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई। वहीं दोस्तों निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में ही तेजी रही। अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, SBI लाइफ, BPCL, डॉक्टर रेड्डीज समेत निफ्टी के 23 शेयरों में गिरावट रही। वहीं हिंडाल्को, टाटा स्टील, UPL, कोल इंडिया, ONGC, NTPC, SBI, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 27 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी केस, केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर चलेगा मुकदमा, नाम हटाने की अपील खारिज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। किसानों की हत्या के आरोप में अब उन पर मुकदमा चलेगा। उन पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में आंदोलन के वक्त किसानों पर SUV चढ़ा दी थी। यह घटना पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई थी। दरअसल आरोपी आशीष ने कोर्ट से अपील की थी कि उनका नाम इस मामले में हटा लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट उसके साथ साथ सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय करेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे थे। आरोप है कि उस वक्त आशीष मिश्रा ने अपनी महिंद्रा थार XUV किसानों पर चढ़ा दी थी। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़के किसानों ने भी ड्राइवर और 2 BJP कार्यकर्ताओं की कथित रूप से हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि लखीमपुर खीरी कांड के कुछ दिनों पहले ही आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसानों को आंदोलन जल्द खत्म करने के लिए धमकाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो वह 2 मिनट में किसानों को देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड का धमाल, रोमांचक टेस्ट मैच में पाकिस्तान को उसके घर में धूल चटाई। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 74 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। रावलपिंडी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन मैच के आखिरी दिन के अंतिम सेशन में उसकी दूसरी पारी 268 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 22 साल बाद उसके घर में टेस्ट मैच हराया है। इससे पहले आखिरी बार उसने साल 2000 में कराची में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया था। अब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्तान में 9 दिसंबर से खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत की शर्त, जर्मनी की विदेश मंत्री से बोले जयशंकर, रूसी तेल खरीदने पर EU हमें लेक्चर न दे। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से तब तक बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक वो आतंक का साथ नहीं छोड़ देता। जयशंकर ने यह बयान जर्मनी की विदेश मंत्री अन्ना-लेना बैरबॉक से बातचीत के दौरान कही। मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर मैंने अन्ना-लेना बैरबॉक से बातचीत की है। मैंने सीमा पार के आतंकवाद को लेकर उन्हें भारत की चिंताएं बताई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम आतंकवाद के रहते हुए पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने इस मामले को लेकर भारत की स्थिति को समझा है। वहीं दोस्तों जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्र हितों के लिए रूस के साथ इकोनॉमिक रिश्ते बरकरार रखेगा। रूस से व्यापारिक संबंध को लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया रखने का फिर से आरोप लगाया। जयशंकर ने दावा किया कि यूरोपीय यूनियन लगातार रूसी तेल और एनर्जी खरीद रहा है, जबकि भारत को ऐसा न करने के लिए लेक्चर दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया की हार पर भड़क उठे दिनेश कार्तिक, इन 2 खिलाड़ियों को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने बांग्लादेश के दौर पर निराशाजनक शुरुआत की। सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टीम की बल्लेबाजी भी पूरी तरीके से फ्लॉप रही। हालांकि भारत के इस मुकाबले में जीत के करीब पहुंचने पर भी भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अहम मौके पर 2 कैच टपकाए, जिसके चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों की फील्डिंग देख दिनेश कार्तिक ने भी सवाल खड़े किए। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों ने मैच में वापसी कराते हुए 136 रन पर ही बांग्लादेश के 9 विकेट गिरा दिए, लेकिन 10वें विकेट के लिए उन्होंने 51 रन की साझेदारी कर मैच जीत लिया। ऐसे में एक मौका ऐसा आया था जब KL राहुल ने मेहंदी हसन का कैच छोड़ दिया था और वह 10वां विकेट था। अगर वह कैच ले लेते तो भारत यह मुकाबला जीत लेता। दोस्तों इस पर दिनेश कार्तिक ने एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बातचीत में कहा कि जाहिर है कि राहुल से कैच छूट गया और वाशिंगटन कैच के लिए नहीं गए। पता नहीं क्यों वह अंदर नहीं आए। मुझे नहीं पता कि यह रोशनी के कारण था या कोई और वजह थी, लेकिन अगर उन्होंने गेंद को देखा था तो उन्हें कैच लेने के लिए जाना चाहिए था। वह केवल एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फील्डिंग की कोशिश 50-50 थी। यह सबसे अच्छा दिन नहीं था।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग, इनकम टैक्स विभाग का अलर्ट, 31 मार्च 2023 से पहले नहीं किया यह काम तो पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य गवर्नमेंट ने कर दिया है और इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से करवा लीजिए, वरना 31 मार्च के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों बैंक अकाउंट से अगर आप ज्यादा पैसे निकालना चाहते हैं 50,000 से ज्यादा, तब भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी प्रवासी भारतीयों की कमाई। विदेश से कमाई के मामले में भारत ने पाकिस्तान और चीन को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, इस साल प्रवासी भारतीयों की विदेश से कमाकर भेजी जाने वाली राशि 8 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भारतीय प्रवासियों की कमाई में पिछले साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जबकि साल 2021 में 2020 के मुकाबले यह बढ़ोतरी केवल 7.5% हुई थी। विदेशों में जाकर कमाई करने और उसे अपने देश पैसा भेजने के मामले में भारत पहले नंबर पर है। पहले भी भारत इस मामले में पहले रैंक पर ही था। चीन, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र और फिलीपींस इस मामले में भारत से पीछे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के नारे लगा रहे थे लोग, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस से दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जब यह यात्रा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में थी तो एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल राहुल गांधी और यात्रा में शामिल दूसरे नेता जिले के सोयत कला में थे तो कुछ लोगों ने मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान पहले तो राहुल गांधी और उनके साथ में चल रहे नेताओं ने नारे लगाने वाले व्यक्तियों की और इशारा कर उन्हें भी यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जब लोगों ने नारे लगाने बंद नहीं किए तो राहुल गांधी ने उन्हें अनोखे अंदाज में जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी के नारे लगाने वाले लोगों की और फ्लाइंग किस किया। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा शनिवार शाम को राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश के आगर मालवा में थी। यह घटना वहीं की है। दोस्तों राहुल गांधी यहां पर यह संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितनी भी नफरत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, हम यह यात्रा प्रेम और अमन फैलाने के लिए ही कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफ्रीकी देश की संसद में कुर्सियां फेंकी, महिला सांसद को थप्पड़ मारने का विवाद, लात घुसे चले। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में महिला सांसद को थप्पड़ मारने पर विवाद हुआ। घटना 2 दिसंबर की है। एक सांसद ने महिला सांसद को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद गुस्साई महिला मंत्री ने उन पर कुर्सी फेंक दी। इसके बाद दोनों सांसदों में मारपीट हो गई। दोस्तों यह घटना तेजी से दुनिया में वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों संसद में बजट सेशन चल रहा था। कार्यवाही के दौरान रूलिंग पार्टी बेन्नो बोक याकर यानी कि बीबीवाई की महिला सांसद एमी नदिये गनीबी ने राष्ट्रपति जेके सोल के तीसरे कार्यकाल का विरोध करने वाले एक आध्यात्मिक नेता की आलोचना कर दी। विपक्षी पार्टी के सांसद मज्जाद साबमा को यह बात पसंद नहीं आई और वो अपनी जगह से उठे और गनीबी को थप्पड़ मार दिया। आध्यात्मिक नेता की आलोचना को लेकर सांसद मस्सादा साम ने कहा कि एक सांसद ने स्पिरिचुअल लीडर की इंसल्ट की है, यह गलत है। इस बात को महिला सांसद ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने तंज मारते हुए इसे टाल दिया। यह सांब को पसंद नहीं आया और उन्होंने महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जमकर लात घुसे चले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज से शुरू हुई आरबीआई की बैठक, ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है फैसला। इस साल अब तक 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक 5 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेगी। दोस्तों इसके खत्म होने के बाद आरबीआई 7 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जानकारों के अनुसार आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.35% तक का इजाफा कर सकता है। फिलहाल रेपो रेट 5.90% है। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है।
इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईसाई धर्म गुरु ने की 20 शादियां, 9 साल की लड़की को बनाया पत्नी, हुआ अरेस्ट। जी हां दोस्तों, एक धार्मिक नेता पर 20 महिलाओं से शादी करने का आरोप लगा है। उसने 9 साल तक की छोटी लड़कियों से भी शादी कर डाली। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उसने अपनी बेटी से भी शादी कर ली। यह खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस FBI के दस्तावेजों से हुआ। मामला अमेरिका के एरिजोना का है। 46 साल के सैमुअल रेपले बैटमैन एक धार्मिक ग्रुप के नेता थे। इसे फंडामेंटलिस्ट चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के नाम से जाना जाता है। यह ग्रुप एक से ज्यादा शादियों को मानता है। साल 2019 में जब इस ग्रुप में 50 लोग शामिल हो गए तो बैटमैन खुद को धर्मगुरु होने का दावा करने लगा। इसके बाद उसने अपने टीनएज बेटी से शादी की घोषणा कर दी। FBI ने बैटमैन पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। दावा किया गया कि उसने 20 लड़कियों से शादी की, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां 15 साल से कम उम्र की है। बैटमैन पर पत्नियों को सामूहिक संबंध और चाइल्ड अब्यूज ट्रैफिकिंग के लिए मजबूर करने के भी आरोप लगे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।